अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स विद एहसान। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वी केम अप विद न्यू एपिसोड। Here we have the very groomed personality Abdur Rahman Ajmal, who is lecturer in University of Management and Technology, who is having the very grip in Middle East politics, who is gold medalist in Bachelor Dean Awards, who is associate editor at Pakistan First International English News Channel and Indus News Channel, and his area of interest is Middle East politics and geopolitics, and of course today we will be talking about Middle East politics के आप सबका जो मिसकंसेप्शन है, या आपको पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, और सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, फ़लस्तीन इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, और जो रिसेंटली एक ईरान के अंदर क्राइसिस राइज अप हुआ है वो क्या है, और जो मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स है आपका जो मिसकंसेप्शन है, और आप जिन लीडर्स को, जिन डिक्टेटर्स को आप फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, वो आप लोगों के जो मिसकंसेप्शन थे वो आज दूर हो जाएंगे, एंड you will face the reality, and Sir Abdurrahman Ajmal will be talking about Middle East politics, and of course this is a pleasure to have you in this episode. So we are going to start Middle East politics from you. So can you explain me in details what is basically happening around us, like regional powers rise up हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट का जो सियासत है वो हमें आने नजर आ रहे हैं. So what do you think about this? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपको अपने चैनल पे इनवाइट करने का। तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। तो सबसे पहले आपका सवाल था कि ईरानी रेवोल्यूशन पे थोड़ी बात कर लीजिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा हालात हाज़िर हैं जो कि ईरान के अंदर हो रहे हैं, उसका काफ़ी जो ताल्लुक़ है वो इस्लामी इनकलाब से है, जो कि आपका 1969 में 1979 में आया था। तो पहले तो उस इनकलाब का थोड़ा पस मंज़र हम समझ लें कि वो इनकलाब जब आया, उस इनकलाब से पहले ईरान में क्या हो रहा था, और उस इनकलाब के आने के फ़ौरन बाद क्या मंज़र हमारे सामने आता है। तो इनकलाब जब आया उसकी थोड़ी अगेन उसको अगर शॉर्ट में हम थोड़ा पस मंज़र उसको क्विकली गो थ्रू करें, तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि रज़ा शाह पहलवी जिनकी हुकूमत थी यहाँ पे ईरान में, तो मोनर्की जो जिसे आप कहते हैं बादशाहत, एक वो सिस्टम चल रहा था। तो उस सिस्टम में जो लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, वो काफ़ी हद तक मगरिब से मुतासर था। लोगों का पहनना, सोना और मामलात, उनके तालीम के अगर आप शोबे को देख लें तो उनके जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था, जो उनका जिसमें शौक़ था, वो सारे के सारे जो उनकी जो आइडिया था बेसिकली वो मगरिब से आ रहा था। क्योंकि उसकी वजह भी बड़ी सामने हमारे वाज़े होनी चाहिए कि रज़ा शाह जो थे वो अमेरिका के एक बड़े मजबूत इत्तेहादी थे। तो मिडिल ईस्ट के अंदर मशरिक़ वुस्ता जिसे हम कहते हैं, तो उसमें उनके बिल्कुल बिल्कुल वो हम उसमें कह सकते हैं कि वो एक उनके काफ़ी उनके जो मरासिम थे काफ़ी करीबी थे। तो लेकिन जब वो आपके जो ख़ुमैनी थे, जो कि आपके मौजूदा जो सुप्रीम लीडर है ख़ामनेई, जो उनके वालिद मोहतरम भी थे, तो वो उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो उनके इक़्तिदार को चैलेंज कर रही थी, रज़ा शाह पहलवी के इक़्तिदार को। तो वो एक जो सिलसिला था वो तकरीबन आप कह लें 1960 के वक्त से तकरीबन शुरू हुआ था। उसके अंदर फिर एक ये वक्त भी आया जिसके अंदर ख़ुमैनी साहब को फ्रांस मुल्क बदर कर दी और उनको फ्रांस में जाना पड़ा। वहाँ से भी लेकिन उनकी जो एक रज़ा शाह के दौर, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उसकी एक डिफरेंट आवाज़ थी, वो ये भी एक जगह नौबत आ गई कि उनकी बातचीत, स्पीचें और उनके जो जितने भी खुतबात हैं उन पर पाबंदी लग चुकी थी। तो उस टाइम पीरियड में ख़ुमैनी साहब की मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स जो थी फ्रांस में होती थी। उन रिकॉर्डिंग्स की जो कैसेट्स थी, ऑडियो कैसेट्स थी, जो कि हमारे वो घरों में टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, तो उसकी शक्ल में ईरान में सीक्रेटली
खुफिया तौर पे वहाँ पे पहुँचाई जाती थी, लोगों उनको घरों में सुनते थे। तो उनकी वो कह लें एक अंदाज बयां और उनका जो एक मैनिफेस्टो जिसे हम कहते हैं, एक आइडिया था कि ईरान जो है एक तरह से गुलामों के जेर असर हो चुका है, तो हमें उस गुलामाना तर्ज तरीके अमल से निकल कर हमारी खुद की जो एक शनाख्त है उसको दोबारा उभारना चाहिए। और वो खुद की शनाख्त क्या थी, उस पर उन्होंने मज़हब का जो कार्ड था उसको इस्तेमाल किया और उस चीज़ एग्जैक्टली इस्लामिक टच दिया, और उसको जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आज हम जाते हैं, इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं, उसका एक उन्होंने अमल शुरू किया जो कि इवेंचुअली 1969 में कामयाब हुआ। तो जो रज़ा शाह थे पहलवी, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि लोग उसके काफ़ी अगेंस्ट उनके हो चुके थे। तो जब उनकी हुकूमत आई तो उस टाइम पे एक शनाख्त के अंदर वाज़ेह एक चेंज आया था जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट, एक आइडेंटिटी ट्रांजिशन आई ईरान के अंदर, जिसमें एक प्रो वेस्टर्न ईरान एंटी वेस्टर्न हो गया, प्रो अमेरिकन ईरान एंटी अमेरिकन हो गया। आपको जो उस मूवमेंट पे एक ईरान के अंदर फारसी के अंदर उनका वो जो थे एक स्लोगन था, एक जुमला था जिसे वो कहते थे मर्ग बर्ग अमेरिका। इसका मतलब ये है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, कि वो जो एक दोस्ताना ताल्लुकात की बात कर रहे थे वो उसके मरने की बात कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट था कि ये थोड़ा समझ कि ये शिफ्ट कैसे है। इसमें लीडर्स जो हैं आपके, जो डिफरेंट अवाम के अवामी नुमाइंदे हैं, इनका बहुत अहम किरदार है। इसको अगर मैं रिलेट करूँ इंटरनेशनल रिलेशन जो कि हमारा शोबा है, फील्ड ऑफ स्टडी है, इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव है, एक मफरूज़ा, एक थ्योरी जिसका नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वो इसको समझने में बड़ा मावन साबित हो सकता है, जो कि ये बात करता है कि लोग जो हैं उनकी जो अपनी शनाख्त है वो उनको बहुत उसकी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कहने वैल्यू है, ठीक है, बहुत उसकी एक रेपुटेशन है। हर किसी की एक शनाख्त है, आपकी अपनी कोई शनाख्त होगी, मेरी एक शनाख्त यहाँ पे, अगर मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाबी हूँ, ठीक हूँ, एक अगर लेकिन बोलता उर्दू स्पीकर हूँ। लेकिन एक जो चीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड के लोग जो रहते हैं, कॉमनैलिटी उसमें क्या है कि हम पाकिस्तानी हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें वो इकट्ठा करती है, एक पाकिस्तानी या दूसरा आप कह सकते हैं कि हम सब मुसलमान हैं। इसके बावजूद कि हमारे उसके नीचे वाले लेवल पे, उसके निचले लेवल पे हम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से। तो ईरान के अंदर भी ऐसा है कि वहाँ पे डिफरेंट अजरीज रहते हैं, वहाँ पे तुर्क्स रहते हैं, वहाँ पे अर्मीनियंस भी रहते हैं, आपके कुर्ज रहते हैं, फिर जो ईरानियंस हैं आपके आर्यन जो कि रेस थी, जो कि ज़रतश्तरी थे, इस्लाम की आमद से पहले वो आतिश परस्त लोग थे वहाँ पे। तो वो जो आर्यन रेस है आपके, साइरस द ग्रेट जो कि एक वहाँ पे रूलर भी रहा उसके, तो उसके सारे इंसेस्टर हैं, बाउजदाद हैं, तो वो लोग हैं। लेकिन उनकी कॉमनैलिटी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद क्या बनी कि उन सबको खुमैनी साहब ने इस्लाम के जो अम्ब्रेला हम कहते हैं, इस्लाम की एक चादर थी, उसके अंदर उन्होंने उसको उन सबको इकट्ठा किया, इस्लाम के दायरे में, और उन्होंने बताया कि आपकी शनाख्त की पहली तरजीह क्या है, इस्लाम, मजहब ये वो एलिमेंट है जिसपे आप सब इकट्ठे हैं और इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपके दीन के खिलाफ कोई भी चीज़ जाएगी वो आपको कबूल नहीं होगी। और यही वजह थी जिस वजह से अमेरिका और रज़ा शाह पहलवी का जो दौर था इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, उसके खिलाफ शदीद जो थे आपकी राय थी हमें नज़र आती है, क्योंकि उस दौर में आपका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, आपका हुकूमत का निज़ाम सारा एज पर खुमैनी एंटी इस्लाम था, इस्लाम के खिलाफ था। तो ये शिफ्ट आया वहाँ पे। लेकिन उस शिफ्ट के आने के बाद से लेके आज तक ये 40-50 साल का जो वक्त गुजरा है, उसके अंदर एक तबकात जो थी उसमें आपस में एक डिवीजन एग्जिस्ट करती रही है, तब भी थी और आज भी थी। और ये वही कैंप्स हैं जो कि एक प्रो इस्लामिक और प्रो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के फेवर में है। तो ये डिवीजन आपस में तब से लेके अब तक चलती आ रही है। लेकिन वजह क्या बनी, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, जब एक इस्लामी हुकूमत थी, एक प्रॉपर आपका एक सिस्टम बना वहाँ पे जो कि उसको लेके चल रहा था ईरान को, वो जब मामला को तय कर रहा था, चला रहा था, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रो वेस्टर्न या एंटी इस्लामिक फोर्सेस थी विद इन ईरान, उन्होंने अपने आप को बिठा लिया, अपने आप को पीछे ले गए, पस पर्दा ले गए। लेकिन अब जो अब आप पिछले 5-10 साल की बात करें, जिसमें हमने अरब स्प्रिंग की बात की, अरब स्प्रिंग का वो हमें पता है कि मशरक़ी वस्ता के डिफरेंट ममालिक थे, वहाँ से शुरू हुआ। स्पेसिफिकली नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट जो है, जिसमें ट्यूनीशिया था, ट्यूनिस के अंदर हमें पता है वहाँ पे एक मामला शुरू हुआ जिसमें मोहम्मद बouazizi एक फर्द था जिसने अपने आप को जला लिया, सेल्फ एमुलेशन उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में।
तो उसके जलाने के बाद एक हुकूमत जो वहाँ पे आपकी कह लें बादशाह शाहाना जो कि तर्ज अमल से अपनी मामलात को लेकर चल रहे थे, उनके खिलाफ एक नई वेव शुरू हुई। तो वो वेव शुरू होते होते आपके मिस्र में गई। मिस्र में फिर हम देखते हैं 11 के अंदर 2011 के अंदर तहरीर स्क्वायर में लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और जिसके नतीजतन हुस्नी मुबारक जो कि 30 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ पे काबिज रहे, उनकी हुकूमत टोपल होती है। लेकिन वो जो दूसरा इराक साइड पे लाइक सद्दाम हुसैन, बिल्कुल, फिर आप इसी को उसमें लिबिया को लिंक कर लें। मुअम्मर कज़ाफ़ी का जो था वहाँ पे, वो जो उनकी हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हुई, और आखिरकार एक वो रूलर जो कितना अरसा एक बड़े शाहाना तरीके से वहाँ पे अपने चलता रहा, उसको अपनी जान की फ़िक्र इतनी थी कि उसको वहाँ पे वहाँ के जो लिबिया के मुख्तलिफ नाले थे उनके अंदर उसको अपनी जान बचाना पड़ी। लेकिन जो बागी आप कह लें उनको, या आप उनको फ्रीडम फाइटर्स कह लें, या आप उनको कह लें आज़ादी की जो डिमांड कर रहे थे जो लोग, उन ग्रुप के हाथों उनको मार दिया गया। लेकिन ईरान के अंदर उस टाइम पे अगर आप देखें तो ईरान के अंदर हमें, अगर आप बगौर इसका जायजा लें, तो उसका असर डायरेक्टली वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। उस वेव का 2010 में 11 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई। उसी टाइम पीरियड से कुछ अर्सा कबल 2009 में ग्रीन मूवमेंट के नाम से एक इनकलाब शुरू हुआ था ईरान के अंदर, जो कि महमूद अहमदी निजाद की कुछ करप्शन के उन पे चार्जेस थे, जो कि उनको कहा गया कि उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ कह लें कि करप्शन हुई है, जिस पे उन पे एतराज़ात उठाए गए, तो उस वजह से एक मूवमेंट हुई। लेकिन उसको अगर बगौर जायजा लिया जाए, जो कि मेरे एक अपने एक थीसिस का मौजू भी था, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि उन मामलात का जो 2009 में ग्रीन मूवमेंट आई, उसने डायरेक्टली अरब स्प्रिंग पे असर नहीं डाला जो कि अरब ममालिक में है, और अरब स्प्रिंग के बाद ईरान के अंदर उसका असर डायरेक्टली फौरन हमें देखने में नहीं मिलता। उसकी कुछ वजूहत थी, क्योंकि ईरान के अंदर जो आप अच्छी चीज़ें आप कह लें या बुरी आप कह सकते हैं, लेकिन था ये कि जो सिस्टम है इस्लामिक गवर्नमेंट जो वहाँ पे रन हो रही है, उनका मुनज़्ज़म एक सिस्टम था उस टाइम पे। मुनज़्ज़म इतने इस हवाले से था कि वहाँ पे अगर कोई अपोजिशन इमर्ज हुई भी है, तो वहाँ पे उनके जो डिफरेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे, उनके पुलिस फोर्सेज हो गई या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, IRGC भी जिसे कहते हैं, जिसका मकसद ही उस फौज का ये है कि जो इस्लामी इनकलाब के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वो सेफ गार्ड करे, उसका काम ही यही है। तो उन्होंने उसको कह लें, उनका काफ़ी, उनकी जो इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से छोटी मोटी अगर कोई मूवमेंट्स इमर्ज भी हुई प्रोटेस्ट की सूरत में, उनको उन्होंने कंट्रोल किया रखा। बाकी इसको अगर आप लेके आए मौजूदा सूरत हाल पे लेके आए, जो स्पेसिफिकली एंटी हिजाब मूवमेंट जो वहाँ पे चल रही है, जिसके अंदर ईरान के अंदर मसाम आमनी एक जो एक लड़की थी जिसके की डेथ के बाद ये जो अमल है, बिल्कुल वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और उसका इतना असर पड़ा है इस्लामिक गवर्नमेंट के ऊपर कि उनकी जो मोरालिटी पुलिस, वो पुलिस जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करती थी कि ख़वातीन जो हैं ख़ुसूसन कि वो जो एक इस्लामी अटायर है, लिबास जो तर्ज लिबास है, उसको मेक श्योर करें कि आपने हिजाब करना है, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को कवर करना है। तो इसको जो मेक श्योर करती थी, उस पुलिस को हुकूमत ने फॉर द टाइम में ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उसके नतीजे में इतना लोगों की राय बड़ी शदीद हो चुकी है, और इसके नतीजे में तकरीबन 200 से 300 के करीब कहा जाता है कि लोगों की डेथ भी हुई है। तो अब अगेन, अब इसमें जो एक सवाल ये उठता है कि इन सब मामलों की वजह क्या है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलों की वजह डायरेक्टली इस्लामिक गवर्नमेंट के इस शदीद इन्फोर्समेंट पे नहीं है। ये मामलात एक चेन का हिस्सा है। पिछले 2018, 19, 20 के अंदर ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें मेन जो रीज़न था वो मईशत थी कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो रही थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डाउनवर्ड जा रहे थे, लोगों के पास करने को काम ख़त्म हो रहे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी वहाँ पे जो कह लें कि like the same thing is happening right now in Iran. वही चीज हो रहा है जो हमें अरब स्प्रिंग को मिलने को मिली। बिल्कुल वो कम्युनिटीज, क्योंकि आप देखें और अरब लोग तो कह रहे हैं कि ये वही हमें वही असरात नजर आ रहे हैं कि फिर से अरब स्प्रिंग ना हो जाए, ठीक है, कि जिस तरह हालात ईरान के अंदर है, लाइक बॉर्डर्स क्लोज, टेरिटरीज सेव करने के लिए लाइक दे आर गोइंग फॉर इट, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ अगर कंपेयर करें। बिल्कुल, ये देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ का इजाफा करूँ कि मिस्र के अंदर और ट्यूनीशिया के अंदर जिस टाइम पे अरब स्प्रिंग आ रही थी 2010-11 के वक्त में, डिफरेंट इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके मुख्तलिफ नुमाइंदों ने वहाँ के जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनसे इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आपके ये सारे एहतजाज का मकसद क्या है। तो उनमें जो कॉमन चीज़ हमें नज़र आती है उन लोगों का था कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए,
हमें इकोनॉमिक बेटरमेंट चाहिए। ये दो मुद्दे थे जिस पे उनका सारा एहतजाज बेस कर रहा था। ये दो मुद्दे आज के ईरान में भी हमें नजर आ रहे हैं। ये जो एंटी हिजाब मूवमेंट है, इसकी चेन आप जो मैं कह रहा हूँ 18-19-20 से मिल रही है। जिस टाइम पे ईरान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था, वाटर शॉर्टेज का भी क्राइसिस बड़ा इमर्ज हो गया था कि लोगों को मुख्तलिफ अर्बन सेंटर्स में उनको पानी मुयसर नहीं था, पीने का साफ पानी नहीं था, उसका एक क्राइसिस इमर्ज हो रहा था। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो ये अवामिल अगर आप लिंक करें अरब स्प्रिंग से तो वजूहत सेम है, कॉमन है। और सबसे बढ़कर जो कॉमन इंडिकेटर था वो था आज़ादी राय का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ये आपको इजिप्ट में भी हमें नजर आएगा, वहां पे लोगों का भी था कि वहां पे हुस्नी मुबारक का एक बड़ा अथॉरिटेटिव रजीम था। तो वो चीज हमें यहाँ पे आज ईरान में भी नजर आ रही है। और मैं बताते खुद मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जाबिराना हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि स्पेसिफिकली ईरान में चल सकती है। वो मुल्क जहाँ पे आज से 40-50 साल कबल एक टोटली ऑपोजिट, एक प्रो वेस्टर्न सिस्टम चल रहा था। जो मैंने आपको बात शुरू में की थी कि वो जो आइडियाज हैं, उस ग्रुप के जो लोग हैं वो आज भी वहां पे मौजूद हैं। उनको जब से जैसे स्पेस वहां पे मिलना शुरू हुई वहां पे, तो वो अपनी पुरानी पोजीशंस वापस लेना चाहते हैं। अब लोग इस चीज से तंग आ गए हैं कि उनको हर चीज के लिए डिक्टेट किया जाए। और ये चीज ईरान का जो इस्लामिक रिजीम वो ये चीज भी किसी हद तक समझ गया। यही वजह ये तारीख में जब से मोरालिटी पुलिस का इंस्टॉल किया गया, इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान कि उस मोरालिटी पुलिस को साइडलाइन कर दिया गया। तो इसकी क्या वजह बनी कि अवाम ने उनको ये फैसला करने पर मजबूर किया। 200 तो वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट उनकी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट पोस्ट के हिसाब से तकरीबन 400 से 500 लोगों की वहां पे डेथ हुई है। और ये एक छोटा नंबर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरह के जब कैजुअलिटीज एक सिविलियंस की हों जितने बड़े पैमाने पर आपकी गवर्नमेंट से आपके मुख्तलिफ कह लें इशूज़ के ऊपर, तो गवर्नमेंट को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। और उनको ये पता है, अब ये जो इस्लामिक गवर्नमेंट ये रियलाइज़ कर चुकी है कि जाबिराना ये एक जो तर्ज अमल है ये मज़ीद कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, एक ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना जो कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, तो पूरी दुनिया आज के वक्त में इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों को सिक्लूजन में, आइसोलेशन में नहीं रख सकते। लाइक हम 2-3 सेंचुरीज हो गए, लाइक 1980s के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट द यूरोप। हमें जो डेवलपमेंट्स वहाँ यूरोप के अंदर नजर आने को मिलती है, लाइक द वेस्ट मिडिल ईस्ट को भी रहना चाहिए इस तरह। लाइक अरब स्प्रिंग के अंदर हमने क्या देखा, एक तरफ जो सदाम हुसैन था, फिर कदाफी, ठीक है। व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? क्या रियलिटी था? आर दे वर डिक्टेटर्स, आर दे वर फ्रीडम फाइटर्स? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा एक इसका सवाल पे तो जवाब में तो मतलब हम घंटों बात कर सकते हैं इस पे। आपके डिफरेंट फील्ड में लोगों ने पूरे पूरे थीसिस किए आगे। असल में ये पर्सपेक्टिव, ये मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो आपकी आवाम और जो लीडर है उनके नुमाइंदे, उनके आपस में ताल्लुक़ के हवाले से देखना चाहिए कि एक टाइम पर जो आपका था मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, वो एक तरह से हीरो थे। जब आपके बिल्कुल उनकी एक रेवोल्यूशन लेके आए, वहाँ पे उन्होंने टॉपल किए एक गवर्नमेंट को, तो फिर वहाँ पे जब अपॉइंट हुए वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट लीबिया में, तो लोग उनके बड़े फेवर में थे, उनके इत्तेहादी थे। और हमें इसमें भी कोई राय नहीं है कि 70s 80s 90s के अंदर लीबिया बड़ा बूम कर रहा था बिकॉज ऑफ द वेल्थ, ऑयल वेल्थ। तो उस वजह से कर रहा था। तो जब तक लोग मईशत के हवाले से इकोनॉमिकली लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे, उनके हालात बेहतर रहेंगे, तब तक वो उनके हीरो थे। जब भी जैसे ही मईशत पर कह लें उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे जाने शुरू हुए, तो लोगों का प्रोटेस्ट अपोजिशन बढ़नी शुरू हो गई। तो ये तो खैर अरब ममालिक में आप ये कॉमनैलिटी देखेंगे, इसके बजाय कि वहाँ पे आपके सऊदी अरब, आपके यूएई, कतर, इधर आपकी एक तरह से बादशाहत है, लेकिन वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। वजह क्या है उसकी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जो इन तीनों कौमों के बहुत अच्छे हैं। जीडीपी पर, आपकी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी आपकी नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक वैसे एक अमल कहा जाता है कि पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, जो अमन अमान की जो आपकी मुख्तलिफ कह लें स्टडीज़ की जाती हैं, कि आप अगर लोगों को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट कर देंगे तो आपके जो मामला हैं, इश्यूज आपके वैसे के वैसे ही हल हो जाएंगे। और यही वजह आप देख लें जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके सीरिया, यमन में, इनकी इकोनॉमिक इंडिकेटर इंतहाई पुअर है। इराक को आप बेशक उठा के देख लें, इकोनॉमिक इंडिकेटर इंतहाई पुअर है। ईरान में भी क्राइसिस इसलिए मर्ज हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर इनकी गवर्नमेंट्स इनको थोड़ा बेहतर करेंगी तो कन्फ्लिक्ट जो है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सर, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो अरब स्प्रिंग था,
Is it was a revolution या फिर it was इंटरनेशनल इंटरफेरेंस या फिर हम इसको लिबरल डेमोक्रेसी का जो एक कॉन्सेप्ट था, एक चैलेंज था, ये हम कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं इस चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे देखता हूँ कि जो बेसिकली इन तमाम अवामिल के नतीजे में जो आम आवाम थी, उसका क्या बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, तो उसका हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो मैं इसमें से कोई ये भी एलिमेंट को एज सच इतना पॉजिटिव नहीं देखता हूँ। ऑल्दो आज के टाइम पे ये एक अच्छी बात है कि आज़ादी राय होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बात ये है कि नतीजतन हमें क्या नज़र आ रहा है। इराक में हमें देख रहे हैं अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इजिप्ट के अंदर आपको टसल्स नज़र आती हैं, ठीक है। एक आपके अगेन एक्स आपका जो एक जनरल था, ही इज़ रूलिंग द कंट्री। तो ये आप देखें कि लोगों का वहाँ पे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो अगर नहीं हुआ तो हमें देखने की ज़रूरत है। वी नीड टू रिविजिट कि व्हाट हैपेंड रॉन्ग, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। So, sir, in contemporaries wars, what do you think कि पाकिस्तान और ईरान का जो एक ट्रेड रिलेशंस या बॉर्डर रिलेशंस गुड होंगे या नहीं होंगे, या आपको अच्छे नजर आ रहे हैं या नहीं? व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस अबाउट इट? देखें, ईरान के साथ ट्रेड की बहुत कैपेसिटी है, पाकिस्तान और ईरान पे होती भी रही है, हो भी रही है, पर वो एक बड़े थोड़े लेवल पर हो रही है। इसको ऑफिशियली अगर हुकूमतों के राय की लेवल पर इसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। ईरान के पास काफ़ी तेल है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसा इकदाम उठाता है जिसमें हम ईरान से ट्रेड की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो इशू हमें फेस करना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा हमें यूएस की साइड से। कि यूएस के साथ ऑल दो अब हमारे काफ़ी जो इकोनॉमिक रिलेशन है, काफ़ी वो भी काफ़ी महदूद हैं। एज फार एज ट्रेड एड इज़ कंसर्न, वो भी एक बड़े कह लें नेग्लिजिबल उसके अमाउंट्स पर आगे, पर स्टिल यूएस का एक जो एक पुलिसमैनशिप है, वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन अगर ये चीज़ अगेन जो मैंने आपको शुरू में बात की, आइडेंटिटी इसमें काफ़ी मैटर करती है। अगर ये पाकिस्तानी जिसको मान लें कि हमारा जो किसी भी लोगों से मेल जोल का जो रिलेशन है वो किन बेसिस पर होगा, वो मज़हब की बेस पर होगा, वो हमारे पड़ोस की बेस पर होगा, किस बेस पर होगा। अगर हम ये तय कर लें कि ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और हम उस सेक्टेरियन लेवल पर उसे ना लाते हुए सिर्फ इस चीज़ पर इत्तफा कर लें कि मुसलमान है वो, हम भी मुसलमान हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो जो आप कहते हैं कि एक आपके जियो पॉलिटिक्स में कहते हैं, वी कैन नॉट चेंज आर बॉर्डर्स, वी कैन नॉट इग्नोर द जियोग्राफिक रियलिटीज़। ईरान की ज़मीन का जो उसकी जो खित्ता है वो हमारे साथ जुड़ता है बलूचिस्तान के साथ, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उससे जुड़े रहना। तो ज़मीनी हकाइक को आप नहीं बदल सकते, तो हमें उसको जिस तरह हम बेनिफिट ले सकते हैं और लेना चाहिए, और उसको बल्कि बेनिफिट लेने में तो इसमें ईरान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। लेकिन इंटरनेशनल सेक्शंस, इंटरनेशनल आइसोलेशन के जो एक खौफ है उसका, वो चीज़ है जो कि हमें रोके हुए इस मामला से। क्योंकि ईरान को आपको पता है कि उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से पाबंदियाँ आपकी इंटरनेशनल बॉडीज़ की। तो पाकिस्तान अगर उसके साथ इस तरह के कोई करीबी मरासिम के लिए अपने आप को इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करता है, तो उसके ऊपर भी सेंक्शंस की एक वेव आने का ख़तरा है, जो कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट उनको स्टेक पर नहीं रख सकती। तो ये एक थोड़ा इशू है जो कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों अगर आपस में मामलात बढ़ाएं अपने, तो काफ़ी पोटेंशियल है इनके पास कि इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। Thank you so much, sir. We have to stop it here. We have done it with Middle East crisis episode. टॉपिक बहुत बड़ा था, अब बहुत टाइम ले सकता भी था, बट वी डोंट वांट टू create a big lecture for YouTube. So thank you so much. वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, and see you in my next episode. Thank you so much.